नमस्कार, डिबेट के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुराग मुस्कान। बिहार में बीते कुछ दिनों में क्राइम की वारदातों में बहुत तेजी आई है, बल्कि ऐसी वारदातों की बाढ़ सी आ गई है। बीते 24 घंटे में हत्या की 10 जघन्य घटनाएं हुई हैं, वारदातें हुई हैं, जिनमें पूर्णिया में एक ही परिवार के 5 लोगों की पिटाई और फिर उन्हें जलाने की वारदात भी शामिल है। वहीं एनसीआरबी का डेटा तो ये तक बता रहा है कि बीते 2 साल में यानी 2021 और 22 में करीब 5 लाख आपराधिक घटनाएं बिहार में हुई हैं। ये दोनों वर्षों का कुल डेटा है। इन तमाम क्राइम फाइल्स की वजह से अब विपक्ष के निशाने पर नीतीश कुमार हैं और होना भी चाहिए, और बीजेपी भी निशाने पर। कांग्रेस, बीजेपी और जेडीयू के गठबंधन को गुंडा गठबंधन कह रही है, तो इधर चिराग पासवान भी सीएम नीतीश कुमार पर निशाना साध रहे हैं। जी हाँ, इधर बीजेपी ने विपक्ष पर जमकर पलटवार किया तो तेजस्वी यादव ने नीतीश कुमार के कार्यकाल को राक्षस राज कहा, जिसके जवाब में बीजेपी ने लालू यादव के कार्यकाल को जंगल राज बताते हुए कहा कि बिहार में तेजी से विकास हो रहा है, जिससे विपक्ष बौखलाया हुआ है। इन तमाम मुद्दों पर आज होगी तीखी बहस, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट देखिए। ये पूरी तरीके से बिहार में राक्षस राज आ गया है। अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। नीतीश कुमार जी ने अपनी नैतिकता को बेच दिया है और अपराधियों ने जो है इनकी नैतिकता को खरीद लिया है। सब खुलासे हो चुके हैं। जिन लोगों ने भी इसका समर्थन किया है सबको जेल के अंदर सड़ना हो। कोई यदि पुलिस को जवाब दे रहा है तो जवाब देने के लिए पुलिस पूरी तरह छूट है। जंगल राज के नायक लालू प्रसाद के पुत्र हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी पर प्रश्न उठाते हैं, जो सजायाफ्ता भ्रष्टाचारी न्यायालय से घोषित अपराधी। जो सरकार, जो पुलिस 4 किलोमीटर मैरीन ड्राइव को सुरक्षित नहीं रख सकता, वो सर बिहार को सुरक्षित कैसे रखेगा? बिहार में अपराध और अपराधी दोनों अनियंत्रित हैं और बिहार में पूरी तरीके से गुंडा राज स्थापित हो चुका है। बिहार सरकार को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। ये बिहार में कम से कम जो लोग कह रहे थे कि ये जंगल राज है, यहाँ तो कार्रवाई भी हो रही है। खेमका हत्याकांड हो या अन्य जो भी घटनाएं, कोई भी अपराधी बचने नहीं है। हर अपराधियों के तांडव से कराह रहा है। हर जगह अराजक स्थिति है। चीख पुकार चित्कार से हाहाकार मचा है बिहार में। किसी भी अपराधी वो बिहार पुलिस छोड़ेगी नहीं और अपराधियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। चलिए, बिहार पर हम बात कर रहे हैं। हमारे साथ तमाम गणमान्य मेहमान हमेशा की तरह मौजूद हैं। मैं इंट्रोडक्शन करवा दूं। पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव कुछ देर के लिए हमारे साथ जुड़ेंगे, हम उनका इंतजार करेंगे। और आपने देखा भी होगा इस रिपोर्ट में कि पप्पू यादव ने सरकार को पूरी तरह फेल बताया। खैर, इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता के शर्मा हमारे साथ हैं। हमारे साथ कांग्रेस से प्रवक्ता राजकुमार पासवान हैं। हमारे साथ डॉक्टर श्याम कुमार हैं, आरजेडी के प्रवक्ता। जेडीयू के नेता जीएम शाहीन साहब हमारे साथ हैं। इसके अलावा एलजेपीआर से प्रोफेसर विनीत कुमार प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार रामकृपाल सिंह यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन यहाँ स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक हाजी रंगरेज आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सबसे पहले जीएम शाहीन साहब, मैं आपसे सवाल लेना चाहूँगा, क्योंकि अभी हमने रिपोर्ट दिखाने से पहले जो इंट्रो पढ़ा उसमें हमने ये भी बताया अपने दर्शकों को कि एनसीआरबी के आंकड़े 21 से 22 तक के, 21 से 23 तक के 2 साल के ये आंकड़े हैं, जिसमें 5 लाख आपराधिक वारदातों का रिकॉर्ड है। आपकी सरकार कह रही है कि किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, जो गुनहगार होंगे वो सलाखों के पीछे होंगे। अब तक इन 5 लाख आपराधिक वारदातों में कितने लोग पकड़े गए, क्या क्या कार्रवाई हुई, क्या कोई डेटा है सर आपके पास? आप जैसे बता रहे हैं, आप खुद ही बता रहे हैं कि ये इतने वाक़ात हुए, इतने एनसीआर की रिपोर्ट है। आप जानते होंगे कि कल का जो परसों का वाक़ा हुआ, जो एक कारोबारी कल परसों फिर तो मैं आऊंगा, मारा गया था, उसके जो कातिल है वो पकड़े गए, वो जेलों के पीछे है। और सुनिए एक सेकंड। और बड़ी ताज्जुब की बात है कि एएनआई का कैमरामैन जो है वो सामने जाकर क्रिमिनल की मां से पूछ रहा है कि आपको क्या कहना है। भाई ये हद होती है कि उसको मीडिया हाइप देने का क्या मतलब, एक क्रिमिनल की मां को मीडिया हाइप देने का क्या मतलब। जिसका कैमरामैन था सर, कानून व्यवस्था की कानून अपना काम कर रहा है। बिहार में किसी को नहीं बख्शा जाएगा। सुनिए
किसी को नहीं बख्शा जाएगा। हमारे यहाँ पे हर चीज का हिसाब होता है। आप देख सकते हैं कि जेलों में कितने लोग भरे हुए हैं, कितने क्रिमिनल्स को जेलों के अंदर भर दिया गया, चाहे उसमें मर्डरर हो, चाहे उसमें चोर डकैत वाले हो। और हद की बात तो ये है कि जब पता करते हैं तो उनका कहीं ना कहीं लिंक किसी एमएलसी से निकलता है, किसी एमएलए से निकलता है, और कौन सी पार्टी से है? आरजेडी पार्टी से है। हद तो इस बात की है। लेकिन चलो ठीक है, बिहार के लोगों ने जो काम की जिम्मेदारी हमें दी है, हम अपना काम करेंगे, अपना फर्ज करते रहेंगे, और ये हमारी ड्यूटी है, अपना काम हमने करना है। ठीक है। मेरे साथ डॉक्टर श्याम कुमार भी हैं। श्याम कुमार जी, आपने सुना होगा जीएम शाहीन साहब ने कहा कि जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है बिहार में किसी आपराधिक वारदात के सिलसिले में, तो उसका संबंध किसी विधायक से निकलता है, एमएलए से निकलता है, किसी सांसद से निकलता है, और वो सब आरजेडी से जुड़े हुए होते हैं। सवाल ये है कि आरजेडी सरकार पर गुंडा राक्षस राज का आरोप लगा रही है, जबकि ये कहना है जेडीयू के, आपने देखा जीएम शाहीन साहब का, कि वो जो राक्षस हैं वो सब आरजेडी से मिले हुए हैं, उनका संबंध कहीं ना कहीं आरजेडी से है। नहीं, ये साहब जेडीयू से थे मेरे ख्याल से, हमारे मित्र जो अभी साथी बोल रहे जी। हाँ, नहीं ठीक है, मैं उन्हीं की बात से शुरू करता हूँ। मैं अपनी बात बाद में रखूँगा। जब आप जो है कह रहे हैं किसी पार्टी से निकल रही है, तो आप मुझे बताइए कि 20 साल से आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब आप फेल हैं, जीरो हैं। 20 साल से एक दिन से सरकार में हैं। 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी लालू प्रसाद यादव की फैमिली से 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी जब्त भी कर दी हमने। नहीं, हमने 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी आप लोगों की सीज कर दी। आ गई आपकी बात। रिकॉर्ड देखिए, रिकॉर्ड पड़ा हुआ है, श्याम जी को रिकॉर्ड पड़ा है। 6.5 करोड़ की प्रॉपर्टी। श्याम जी को बोल लेने देते, फिर आते हैं। श्याम जी बोलिए। नहीं बोले हमें सर, बिहार सर 2005 में बिहार आपको मिला था, आज 25 हो गया, 20 वर्ष बीत गए। आप ठेकरा दूसरे पार्टी या दूसरे को फोड़ने के वजह जिम्मेदारी पहले लीजिए। अगर सियासत का कोई अनुभव है, और सबसे बड़े सियासत के तो सुरमा आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं, जो बिहार के मुख्यमंत्री, जिनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन 20 साल में जो बदहाल कर दिया है कानून व्यवस्था, सुनिए ना, कानून व्यवस्था के जो बदहाली है, मुझे कहने की जरूरत नहीं है। खेमका साहब के भाई ने जो बयान दिया, आप लोग अखबार उखबार नहीं, मतलब समय नहीं मिलता आप लोग को लगता है, या न्यूज़ देखने का नहीं मिलता समय, तो आप खेमका साहब के भाई ने जो बयान दिया है वो काफ़ी है, मुझे इस पर नहीं कुछ कहना है। आप उन्होंने जो बयान दिया है, क्या उन्होंने बोला है आप जानते हैं। ये तो बात ये हो गई कि ये डबल इंजन की सरकार पूरी तरह से एक फेल सरकार है, नंबर 1 पॉइंट। दूसरे पॉइंट में अनुराग जी, मैं आपको क्लियर कट बता दूं कि आखिर इतनी बदहाली क्यों है, ये सवाल है जो आपके सम्मानित दर्शक जानना चाहेंगे। बिहार की जो इतने बदहाली, कोई भी मुख्यमंत्री बने संभाल लेगा, ये साल 2 साल 3 साल में संभाल लेगा, ये 20 साल हो गए। इसका मूल कारण है कि इनका फोकस और अटेंशन वो बड़े बड़े घरानों को जो सियासी लाभ देना है। आप हाल ही में जो नियुक्ति हुई है, आप जानते हैं, और तमाम तरह के जो माफिया तंत्र है, उनका कहीं ना कहीं पकड़ ऐसा लगता है कि सियासत के दरवाजे में है। नहीं तो इतनी बुरी स्थिति कभी नहीं हो सकती, किसी स्टेट की इतनी बुरी स्थिति नहीं है। आप एनसीआरबी के डेटा आपके सामने है, तो ये लोग नैतिक जिम्मेदारी और संवैधानिक जिम्मेदारी ले 20 साल में बिहार को पीछे धकेला है। हम विश्वास दिलाते हैं कि बिहार को हम इन बदहाली से निकाल के हम शांति, सुकून और सम्मान और खुशहाल बिहार बनाएंगे, और हमारे युवा नेता शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाकर कैसे बनाएंगे? शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगाकर बनाएंगे। आप वक्त का इंतजार कीजिए, कुछ समय भी बोलता है, समय भी बोलता है। आप जो है वक्त का इंतजार कीजिए अनुराग भाई। नहीं, अभी तो जो वक्त अभी तो वर्तमान में रहते हैं ना, अभी तो जो हो रहा है। मैंने तो आपसे सिंपल सा सवाल पूछा कि बिहार का विकास कैसे होगा, शहाबुद्दीन जिंदाबाद का नारा लगा के। अब शहाबुद्दीन है नहीं, लेकिन अनुराग भाई आप एक चीज देखिए ना, कि जब उप मुख्यमंत्री बने थे तेजस्वी यादव साहब, तो क्या क्रांति हुई, युवाओं को जीवन बदलने का काम किया, नौकरी देने का काम किया। आप देखिए तमाम तरह के सर्वे करवाएं, हौसला अफजाई, बिहार का मान सम्मान ऊपर गया। तो बहुत सारे तथ्यपरक बिंदुवार आपसे चर्चा करेंगे। अगर विकास के मॉडल पे बात करेंगे तो अभी हाल ही में हमारे नेता ने संवाद किया जनता से। ठीक है, आता हूँ श्याम कुमार जी, आज आपको काफी मौका मिलने वाला है। मैं आता हूँ आपके पास, के शर्मा जी का रुख करूँ, उससे पहले जीएम शाहीन साहब कुछ काउंटर देना चाह रहे हैं। नहीं, मैं बता रहा था कि गूगल चेक करे, जो भी बता रहे थे ना कि बड़ा क्रिमिनल रिकॉर्ड है, बड़ा ये है वह है। वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टेट है इंडिया की बिहार,
चेक करिए, गूगल पे चेक करिए, वन ऑफ द फास्टेस्ट। वो ये शहाबुद्दीन या बाकी गुंडे बदमाशों से नहीं हुआ, इसके लिए दिन रात डबल इंजन सरकार को दिन रात काम करना पड़ा। 9 एयरपोर्ट सैंक्शन हुए हैं और उसके बाद आपकी ट्रेन, आपकी रेलवे, आपके रोड्स, आपकी सड़कें, आपका स्कूल, आपके कॉलेज, आपकी यूनिवर्सिटी, ये हवा की बातें प्रैक्टिकल है, तब जाकर हम लोग बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं। ठीक है, अरविंद मोहन जो वरिष्ठ पत्रकार मेरे साथ हैं, वो आपकी बात से सहमत नहीं है, बिहार से आते हैं, मैं उनके पास भी रुक करूंगा, लेकिन उससे पहले के शर्मा, सवाल डबल इंजन की सरकार पर उठ रहा है और ये सिर्फ विपक्ष का आरोप नहीं है। एनसीआरबी के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो भी अपराध में एक अच्छा खासा मुकाम दिखाई दे रहा है बिहार का। डबल इंजन की सरकार होते हुए अगर ये आंकड़े हैं तो ये निराशाजनक है। देखिए, मैं भी जेडीयू के प्रवक्ता साहब को सुन रहा था, वो बार बार कह रहे थे कि 20 साल। अनुराग जी, 20 साल में 5 चुनाव हुए। जेडीयू नहीं, आरजेडी, आप आरजेडी कहना चाह रहे हैं शायद। हाँ, सॉरी जी, गलती हो गई। आरजेडी के जो मित्र कह रहे थे 20 साल से आप सरकार में, 20 साल में 5 चुनाव हुए और 5 चुनाव वहाँ की जनता ने जिताया। नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री वहाँ की जनता ने बनाया। आपको क्यों 20 साल पद से बाहर रखा है? कभी सोचा है इस पे? आपको 20 साल से क्यों वहां पर सत्ता नहीं मिल रही? 5 चुनाव हो गए, इसीलिए हो गए कि आप वहां भ्रष्टाचार और प्रशासन के अपरोक्ष संरक्षण के साथ चलने वाले अपराध के जनक हैं। आपको जनता अच्छे से जानती है कि आपका शासनकाल जो रहा उसमें प्रशासन के अपरोक्ष रूप से हाथ रहते थे अपराध के पीछे और उनको संरक्षण मिलता था। अनुराग जी, अभी भी वहाँ के लोगों को, बिहार के लोगों को ये पता है कि किस तरह से मारुति की पूरी कंपनी, पूरी एजेंसी से गाड़ियाँ उठा ली जाती थी, किस तरह से ज्वेलरी के दुकान से ज्वेलरी उठा के ले जाया जाता था और कोई कुछ बोल नहीं सकता था। और वो सब शासन प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे। जो फिरौती होती थी, जो अपहरण होता था, उसका समझौता किनके घरों पे होता था मुझे कहने की जरूरत नहीं है। अरविंद मोहन जी वहां से आते हैं, जरूर बता देंगे अरविंद मोहन जी किसके घर में जो है समझौते और फरियोती होती थी। यदि मैं समझ रहा हूं अभी अरविंद मोहन जी की स्थिति, वो बोलेंगे हमारे अगेंस्ट थी, पर इनसे भी यदि वास्तविकता पूछेगा तो बता भी सकते हैं यदि निष्पक्ष होंगे तो, कि किनके घर में वो फिरौतियां तय होती थी, किनके घर किसकी कंपनियों से, मारुति एजेंसी से गाड़ियां निकाल ली जाती थी और कोई बोलने वाला नहीं था। ये होता है जंगल राज। एक है अपराध। मैं निश्चित तौर से कह रहा हूं कि अपराध में कुछ जो घटनाएं अभी हुई हैं वो बिल्कुल दुर्भाग्यजनक है, पर उसमें क्या शासन प्रशासन क्या लापरवाही बरत रहा है? क्या उनको पकड़ नहीं रहा है या उनके ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही? क्या उनको कोई प्रशासनिक संरक्षण मिल रहा है? प्रश्न यहां है। अपराध तो देश भर में होते, मैं किसी अपराध को लीगल नहीं ठहरा रहा हूं। एक भी अपराध होना किसी भी शासन के लिए प्रश्न चिन्ह है, एक भी घटना होना, पर क्या उसको प्रशासनिक संरक्षण प्राप्त है, यह देखना बहुत जरूरी है। अभी अभी अरविंद जी बीच में बोल पड़े कि शहाबुद्दीन तो चले गए, मर गए। इतिहास नहीं मरा है अरविंद जी। जो घटनाक्रम लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में हुए और शहाबुद्दीन का जो आतंक बिहार में था उसको कोई भूला नहीं है। शहाबुद्दीन ही केवल एक आतंक के प्रयास नहीं थे, उनको संरक्षण देने वाले, जेलों में बैठ के उनसे बातें करने वाले, उनको बाहर से सपोर्ट करने वाले, ठीक, ये वही परिवार है ना, ये वही लोग हैं। इसी कारण बिहार की जनता पिछले 5 चुनाव से इनको बाहर रखी है। और अनुराग जी जानकर आश्चर्य भी होगा, 243 सीट है बिहार के अंदर में। 243 सीट में आरजेडी इन 5 चुनाव में 80 सीट से ऊपर ज्यादा नहीं जीती। 80 सीट से जी, 243 में 80 सीट 32.5% होता है, 33% पास। लेकिन जब उनकी 80 सीट आई थी तब सबसे बड़ी पार्टी वही जनता इनको सीट नहीं देती। जब उनकी 80 सीट आई थी तब सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी ही थी, के शर्मा, और उससे ज्यादा तो भारतीय जनता पार्टी की सीटें हैं वहां पर। नहीं, वो अब हैं,
लेकिन जब 80 सीटें उनकी आई थी तब का हिसाब और ये भी एक चीज चिंतन का विषय है। ठीक है, मैं आता हूं आपके पास के शर्मा जी। अब मैं अरविंद मोहन जी, क्योंकि आप जैसे बिहार में चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे अपराध की घटनाएं बढ़ रही हैं। अरविंद मोहन जी, अब देखिए के शर्मा जी इशारा ये कर रहे हैं कि जंगल राज में क्राइम जो है वो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होता था, क्राइम अब भी ऑर्गेनाइज्ड ही हो रहा है और वही लोग करा रहे हैं जो जंगल राज में क्राइम ऑर्गेनाइज करवाते थे, वही राजनीतिक संरक्षण अपराधियों को अब भी दे रहे हैं। सरकार बदल चुकी है। नहीं, इस तरह का सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है, कम से कम इतनी घटनाएं होने के बाद। और अगर बड़े अपराधियों का नाम लेंगे तो कई लोग खत्म हो गए, जिसमें शहाबुद्दीन का भी जिक्र आया। वो लोग खत्म हुए हैं अपनी वजह से। हाँ, लेकिन तेजस्वी जी ने खत्म कहाँ होने दिया? जिंदाबाद का नारा लगाकर फिर नीतीश जिंदा कर कुमार दिया। भी खत्म नहीं होने दे रहे हैं। आप कह रहे हैं खत्म हो गए, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि शहाबुद्दीन जिंदाबाद। नहीं, लेकिन अभी अनंत कुमार जिंदाबाद हैं और सरकार उनको जिंदाबाद कर रही है, उनके अपराधों से आंख मूंद रही है। और अकेले अनंत नहीं हैं, इस किस्म के काफ़ी लोग हैं। लेकिन जनरल जो बिहार की हालत बिगड़ी है वो ये है कि पुलिसिंग नामक चीज़ ख़त्म हो गई है। सारी पुलिस, जो खेमका के भाई बोल रहे थे, सारी पुलिस शराब के वसूली में लगी हुई है। शराब का कारोबार और शराब की वसूली प्रशासन का मुख्य धंधा यही बन के रह गया। पुलिसिंग भी कोई चीज़ होती है, लॉ एंड ऑर्डर भी कोई चीज़ होता है, पहले से शासन सक्रिय हो, समझे बूझे कहाँ से अपराध हो सकते हैं, कहाँ अपराध हो रहे हैं, ऑर्गेनाइज क्राइम कहाँ है, ये चीज़ें बिहार भुला गया है। इसीलिए अपराध के आंकड़े जो आप देख रहे हैं सब नीतीश कुमार की सारी ईमानदारी है, सिंसियरिटी है। असल में उन्होंने सारा शासन ब्यूरोक्रेट्स को सौंप दिया है और ब्यूरोक्रेट पब्लिक के लिए कहीं से रिस्पॉन्सिबल। अपराधी भी अगर नेता बनता है ना तो उसको भी अपने समाज की चिंता रहती है, ब्यूरोक्रेट को किसी की चिंता नहीं होती है। और नीतीश कुमार ने यही गलती की है क्योंकि पॉलिटिकल संगठन उनके बस का नहीं था। और आज वो दिख रहा है कि पुलिसिंग सारी खत्म है, कहीं बालू माफिया, कहीं शराब माफिया, ये सब कहानियाँ सुनाई दे रही हैं। और उसका नतीजा ये सामने आ रहा है कि बीच पटना शहर में गोपाल खेमका के बारे में ये बात मैं देखता हूँ कि पता नहीं क्यों नहीं आई। वो बीजेपी के नेता थे, बीजेपी वालों को ये कहने में शर्म आ रही है कि वो हमारे नेता थे। और बीच शहर में जिस तरह से उनकी हत्या हुई, जिस तरह से लगातार घटनाएं हुई हैं पिछले 3-4 दिन में, वो ये बताती हैं कि पुलिस का, उनके खुफिया तंत्र का कोई जोर नहीं है। सबका ध्यान सिर्फ शराब पकड़ना, और हर जिले की और हर ब्लॉक की कमाई का जो आंकड़ा अनऑफिशियली बातचीत में आता है वो डरावना है। और ये हमको दिल्ली में मालूम हो जाए और नीतीश कुमार को न मालूम हो या बिहार के लोगों को न मालूम हो, और ये सब जीएम शाहीन साहब को भी तो मालूम होगी। और जो आंकड़े सुना रहे थे जेडीयू के प्रवक्ता, पिछले 15-20 साल से हर साल बिहार टॉप करता है विकास दर में और डबल डिजिट। और कुल देखिए अगर विकास का चार्ट तो पेंदे से ऊपर आ ही नहीं पा रहा है, चाहे पर कैपिटा इनकम का हो, चाहे साक्षरता का हो या हेल्थ, कोई इंडिकेटर आप लीजिए, बिहार जस का तस नीचे बना हुआ है। तो ये कौन ग्रोथ हो रहा है, किसके यहाँ चला जा रहा है, वो ये भी सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन क्राइम का मामला तो निश्चित रूप से ये है कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिसिंग एकदम। जीएम शाहीन साहब, मैं आता हूँ के शर्मा जी, लेकिन जीएम शाहीन साहब, एक आकलन है वरिष्ठ पत्रकार अरविंद मोहन जी का। आप एक में अनुराग जी मेरी बात अच्छा बोलिए, के शर्मा जी बोलिए। आपका फोन डिस्कनेक्ट हो गया था सर, बोलिए। मैं शायद आंकड़े बताने की स्थिति पे था। मैं वही, मेरा प्रश्न था कि भैया आखिर 25 साल से 5 चुनावों से आपको जनता ने बाहर क्यों रखा? इस पर क्यों नहीं विचार हुआ? इससे गवर्नेंस के दोष माफ नहीं होते के शर्मा। गवर्नेंस आपको इसलिए दी गई थी कि आप ठीक करेंगे। सर सुनिए ना, इतना ज़्यादा उतावला न हो जाइए अरविंद जी। मुझे पता है आ गए हैं चुनाव आ गए हैं, अब आप लोग के दिन आ गए हैं तो आप लोग इसी तरह की बातें करेंगे, वो हमें पता है। लेकिन वास्तविकता तो हम ये पूछना चाहते हैं आपसे कि इतने आपके लायक थे, लालू खानदान इतना लायक था जिसकी इतनी स्तुति गान हो रही है, तो इनको 5 बार से वहाँ की जनता चुन क्यों नहीं रही है? अभी मैंने रामकृपाल जी से जब पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी तो पूछा कि कुछ खास तथ्य बताए क्या पुलिस ने, तो रामकृपाल जी ने कहा ये तो केवल एक घटना को लेकर तथ्य बताए गए हैं, सवाल तो लाखों आपराधिक घटनाओं का है। एनसीआरबी के आंकड़े की हम बात कर रहे हैं, वो 21 से 23 का है, 23 के बाद 25 के आंकड़े भी आने अभी बाकी हैं। रामकृपाल जी देखिए, जो आज की तारीख में जो सवाल है, इसमें निश्चित रूप से सरकार जो कुछ बिहार में हो रहा है उसके लिए ये सवाल तो सरकार पर उठाए जाएंगे और सरकार से पूछे जाएंगे। ये
उसको हम इसलिए डिफेंड नहीं कर सकते कि विकास बहुत हो रहा है बिहार में। हम मानते हैं नीतीश जी को पर्सनल व्यक्तिगत रूप से उन पर कोई टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन एक बात तो तय है कि 20 वर्षों से वहाँ सत्ता में हैं, तो ये पॉलिटिकल विल पावर अगर स्ट्रांग हो तो कम से कम प्रशासन में वो दिखता है। कहीं न कहीं से निश्चित रूप से चूक हुई है। अब जो इधर पिछले एक हफ्ते में 4-5 दिनों में अचानक ये तेजी से घटनाएं हो रही हैं, कई आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं कि आने वाले समय में इलेक्शन का ये फायदा उठाने एक आरोप ये भी है रामकृपाल जी कि जब तेजस्वी यादव ने शहाबुद्दीन जिंदाबाद कहा उसके बाद ये आपराधिक घटनाएं तेजी से बढ़ी, क्या ऐसा है? देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं कोई इस पर लिंक, लेकिन एक बात ये भी है कि ये सवाल उठता है कि अचानक से ये जो लगातार एक दिन में 2-2 वारदातें, 3 वारदातें, अभी पिछले दिनों में ऐसा तो नहीं था बिहार में या उत्तर प्रदेश में, ऐसा तो नहीं है कि अपराध नहीं होते हैं, लेकिन उनकी श्रृंखला में अचानक बिल्कुल तेजी आ जाए तो इससे, जैसे कुछ बीजेपी के एक आध नेता ये भी कह रहे हैं कि ये नीतीश को बदनाम करने की साजिश है। चाहे जो भी हो, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार का सब्जेक्ट होता है और उसका मुखिया इसकी जिम्मेदारी उसको लेनी चाहिए। ये नहीं कि 20 साल में हमने बड़ी प्रगति कर ली है फलाना। सवाल इस बात का है कि विकास और अपराध ये समानुपाती नहीं है। जरूरी नहीं कि विकास होगा तो अपराध बढ़ेंगे, बल्कि उल्टा होता है। विकास होता है तो अपराध, अगर लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति अच्छी होती है तो वो होता है। लेकिन जैसा कि आरजेडी के प्रवक्ता ने पहले ही जब बात करते हुए उन्होंने एक बात कही, आपने देखा होगा कि हम इस बार आ जाएंगे। भैया, अपराध पर बात हो रही है और आप इस अपराध से सत्ता की कुर्सी आपको दिखाई अपराध में अवसर दूंगा। आज यहाँ पर ये कि हम आने वाले हैं, इसको तो इसका बात का कहीं ना कहीं से लिंक जाता है कि इस घटना का पॉलिटिकल फायदा उठाने की कोशिश की जाएगी उन ताकतों द्वारा जो नीतीश के खिलाफ हैं। ठीक है, मैं आपके पास लौटूंगा। पप्पू यादव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पप्पू यादव जी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन मैं आपका आकलन सुनना चाहता हूं। आरोप ये है कि जंगल राज वर्सेस राक्षस राज चल रहा है बिहार में। आरोप ये है कि अब बिहार में इलेक्शन आने वाले हैं तो फिर अब ये सब तो होना ही है। आरोप ये भी है कि आपराधिक घटनाएं तेजी से तब ज्यादा बढ़ी हैं जब तेजस्वी यादव ने कहा शहाबुद्दीन जिंदाबाद। आपका आकलन क्या कहता है? नहीं, देखिए, बात समझिए, राजनीति में मैं नहीं जाऊंगा। ये जो लगभग 20 सालों में 35,000 के लगभग, इस साल 2,500 से 2,800 से ऊपर इन्हीं का क्राइम ग्राफ है, इन्हीं के पुलिस हेडक्वार्टर के उस पर है। मेरा वो सवाल नहीं है। ठीक है। सवाल बक्सर में नरसंहार हुए, आरा में नरसंहार हुए, सिवान में नरसंहार हुए, दिल्ली पटना में दानापुर के मेयर मारे गए थे नगर निगम के, उसके बाद डिप्टी मारे गए। पटना में सीट लेकर के हर दिन 6-7 हत्या एक दिन में, कल भी पटना में हत्या हुई, नालंदा में 2 हत्या हुई। चंदन सिंह मुखिया सहित 2 आदमी को मार दिया गया, पंचायत मुखिया संघ के अध्यक्ष थे। तो ये सवाल लगातार हत्या सिलसिला है, वो रुकेगा नहीं जब तक नेता लोग जमीन में, बालू में, शराब में, माफिया अपना पैसा इन्वॉल्व करेंगे। पदाधिकारी फोकलैंड हैवा में लगभग पदाधिकारी और नेताओं का पैसा इन्वॉल्व है। आप रजिस्ट्री ऑफिस में चले जाइए और लगभग सभी ब्लॉक के रजिस्ट्री ऑफिस को निकालिए, जिले के रजिस्ट्री ऑफिस को निकालिए, जिले की हम ब्लॉक कर रहे हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि जितने नेता और पदाधिकारी के रिश्तेदारों के नाम से जमीन रजिस्ट्री हुई है, साली, साला, मामा, मामी, नानी, चाचा, चाची, माँ बाप, और नेता लोग बड़े मजे में 20 सालों से RWD, PWD सब में टेंडर लेते हैं उनकी पत्नी के नाम से, बीवी के नाम से, अति बीवी माँ के नाम से, बहन के नाम से, आपको रिश्तेदारों के नाम से, अपने नाम से। MLA भी है, MP भी है। जमीन का आप माफियागिरी भी करेंगे, बालू पे धंधा भी करेंगे, शराब में शेयर भी लेंगे और लगातार किसी न किसी की जमीन पर की दृष्टि डालेंगे। तो अपराध और अपराधी पर चर्चा करना बिहार में जाति के आधार पर अपराधी का मूल्यांकन होता है बिहार में। लेकिन पप्पू यादव जी, GM शाहीन साहब हमारे साथ हैं, JDU के नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि अपराध हो रहा है, इससे हम इनकार नहीं कर रहे, लेकिन जब भी कोई अपराधी पकड़ा जाता है तो उसके संबंध RJD से निकलते हैं। देखिए ना, मेरी बात समझिए, मैं इसमें न शाहीन साहब न उनमें मैं नहीं जाऊंगा, उन बातों को छोड़िए।
भैया ये सब इतनी बकवास बात करते हैं। अब आप खुद बताइए कि गोपाल खेमका जी की हत्या के पहले जो बेटे की हत्या हुई, उस हत्या में उसके कारण आज तक पता नहीं चले, शूटर का पता नहीं चला, शूटर का पिस्टल का पता नहीं चला, गाड़ी नहीं मिली, जिन 4 लोगों को जेल भेजा गया उन 3 लोग बरी हो गया, 1 लोग को गोली मार दिया गया अपराधी के द्वारा निकलने के बाद, और फिर वो केस क्लोज कर दिया गया। वो केस पर अब कोई चर्चा नहीं। वो जमीन जो हाजीपुर में 34 एकड़ जमीन इनके नाम से था, कौन उन जमीन पर की दृष्टि थी, किन नेताओं ने अपने नजदीकी के नाम से जमीन रजिस्ट्री करा लिया। अब गोपाल जी की हत्या होगी। अब गोपाल जी की हत्या में ये कह रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, अशोक साव के घर से ये बरामद हुआ। अब ये कह रहे हैं कि अमुक आदमी ने इनको दिया, हम वहां गए, एक आदमी भाग रहा था तो इनकाउंटर हो गया, विकास ही है। अब विभिन्न तरीके की बात जो ये कर रहे हैं, आप इसको समझिए ना, इस केस के पीछे कौन है आप बता ही नहीं रहे हैं कि कौन मरवाया, शूटर कहां से आया। आप खाली कह रहे अशोक शाह के घर गए, ये टेप है अशोक शाह की बातचीत की। अब अशोक शाह उसमें है कि नहीं है, कौन है क्या है, अब ये गलत तरीके से प्लेस करना, क्या वो पिस्टल का असफल हो गया। ठीक है पप्पू जी, आपने अपना मामूल समय दिया, हमसे बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। मैं अगले मेहमान का रुख करूं उससे पहले राजकुमार पासवान भी हमारे साथ कांग्रेस से, और आप बिहार से ही आते हैं। राजकुमार पासवान जी, सवाल ये है कि जिस तरीके से आपत्ति दर्ज कराई है, अभी अभी आपने देखा होगा कि रामकृपाल जी ने कहा कि भाई जो आरजेडी के प्रवक्ता थे उन्होंने आते ही कहा कि अब हम आ रहे हैं, तो क्या ये माना जाए कि विपक्ष जो है अपराध में अवसर ढूंढ रहा है? देखिए, यहाँ अवसर की कोई बात नहीं है। रही बातें अपराध होती है, और जिनकी भी सरकार हो, आज बिहार में एनडीए की सरकार है, और पहले दुहाई दिया करते थे कि जंगल राज, आज जंगल राज पार्ट 2 हो चुका है बिहार। और आपको बता दूं पार्ट 1 को सर्टिफाई कर रहे हैं आप, पार्ट 1 को आप सर्टिफाई कर रहे हैं कि हाँ जंगल राज था। सर, ये लोग एनडीए वाले लोग कहते थे कि जंगल राज है। पार्ट 2 तभी होगा ना सर, जब पार्ट 1 रहा होगा। एनडीए वाले कहते थे, सर इसको पहले ध्यान से सुनिए, गंभीरता से सुनिए। ये क्या थे, एनडीए वाले लोग, भाजपा के लोग, जेडीयू के लोग कहते थे कि जंगल राज है बिहार में। अब क्या है साहब, 100 मीटर की दूरी पे गोपाल खेमका जी की हत्या हो जाती है, पहले उनका बेटा का हो गया, फिर भी बिहार का प्रशासन, पुलिस गंभीर नहीं, सरकार गंभीर नहीं, मुख्यमंत्री सचिवालय बगल में है। आपको बता दूं कि बहुत सारे जिला है, 10-12 जिला जहां पे अपराध के तांडव हो रहे हैं। वहां पे गृह राज्य मंत्री का पहला वैशाली जिला है, नित्यानंद राय जी का, वहां पे आए दिन हत्या होती है। सिवान, मुजफ्फरपुर, भोजपुर, पटना, जहानाबाद, गया, शेखपुरा, नालंदा, लखीसराय, जमुई, बेगूसराय, खगड़िया, मधेपुरा और पूर्णिया, ये हत्या, बलात्कार, रेप का, लूट का, खसोट का ये अड्डा है साहब। ये एनडीए की सरकार मजा मार रही है, समझे। ये आपको बता दूं कि जमीन माफिया लोग, भू माफिया लोग, बालू माफिया लोग, ये लोग इस तरह से नंगा नाच रहे हैं इनके राज में कि कल्पना नहीं किया जा सकता है। दलित बेटा बेटियों की हत्या हो रही है इनके राज में, बेटियों की रेप करके फेंक दी जा रही है। ये क्या कर रही है सरकार, सोई हुई सरकार। 1 लाख मतलब 13 करोड़ आवाम पे आप साहब 1 लाख पुलिस कर्मचारी वर्ग रखे हुए हैं। ठीक है। थाना आपका 1380 थाना है, 70 से ज्यादा पोस्ट आउटपोस्ट है। ये क्या है साहब, आप जनता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। अपने सुख सुविधा में, राजनेता लोग अपने सुख सुविधा में ये मस्त है और अपने परिवार को आगे बढ़ाने। मैं समझ गया आपका सवाल। मैं जीएम शाहीन साहब से पूछता हूं, फिर के शर्मा जी का रुख करूंगा। जीएम शाहीन साहब, नीतीश कुमार जी को, हाँ लेट मी कंप्लीट। नीतीश कुमार जी को अपने पुत्र, अपने बेटा की चिंता है। ये सम्राट चौधरी जैसे लोग परिवारवाद की तांडव है यहाँ पे, और ये लोग बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी एनडीए के लोग और नीतीश कुमार जेडीयू की पार्टी कि बिहार में सुशासन है। हाँ। सुशासन के नाम पे नंगा नाच है ये। ठीक है,
जेएम शाहीन साहब, पहले मैं जवाब आपसे लेना चाहूंगा। अपराध का, आतंक का नंगा नाच बताया जा रहा है, क्या इस नंगा नाच, पूछना चाहता हूं एक नहीं, सवाल, क्या ये नंगा नाच विकास के पर्दे से ढका जा सकता है? एक सवाल है मेरा इनसे। अच्छा, आप लाइव इनसे एक सवाल पूछिए। हाँ, नहीं, अभी इनसे ये पूछे कि अभी जो क्राइम रेशियो है बिहार का, जरा बता दें क्या है। और जे 96, 97, 98, 99, 2000 वो तो मान रहे हैं जंगल राज पार्ट 1 था वो। सवाल 1,15,000, 1,17,000, 1,20,000, क्या बात करते हैं ये जो बड़ी बड़ी बातें करने वाले लोग हैं, जो शाम को 5 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकलते थे, और आज बोलेंगे कि अरे भाई बात कीजिए, पहले बोलने दीजिए, बीच में मत बोलिए ना। अच्छा, बीच में मत बोलिए, आप स्काइप पर हैं, आपकी आवाज नहीं आती फिर। मेरी बात सुनिए बीच में, अरे उंगली मत करो यार, बात सुनो मेरी। आज अच्छा, भाषा पर संयम रखें, भाषा पर संयम रखें शाहीन साहब, भाषा पर संयम रखें। जेलों में इन्हीं राजकुमार जी, आप स्काइप पर हैं, आपकी आवाज नहीं आएगी, बीच में बोलेंगे। यार दोस्त भरे हुए हैं जेलों में। आप जेल में पता करिए कि कौन लोग बैठे हैं जेलों के अंदर। या तो वो एमएलसी के रिश्तेदार है, एमएलए के रिश्तेदार है, इनके दोस्त है, इनके यार है। कौन लोग हैं जिनको पुलिस पकड़ के ले जा रही है, जो क्राइम करवा रही है? वो लोग कौन है? जो कल मारा गया, जो कल एक्सीडेंट हुआ पटना के अंदर, उसके तार कहां निकल रहे हैं? अरे हद होगी। अभी हम कुछ बोले तो हम लोग बदनाम हो गए। चलिए, लेकिन जेएम शाहीन साहब, चलिए, विपक्ष का मुझे समझ में आता है कि विपक्ष सरकार से सवाल पूछ रहा है, लेकिन तब बड़ा आश्चर्य होता है कि सरकार में मौजूद लोग सरकार से सवाल पूछने लगे। प्रोफेसर विनीत कुमार हमारे साथ हैं। विनीत जी, चिराग पासवान खुश नहीं है नीतीश कुमार से, ये कोई राजनीतिक स्टंट है या फिर नाराजगी जो है वो जेन्युइन है? अनुराग जी, गुड इवनिंग, नमस्कार। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा है कि हमारे नेता और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इस मुद्दे को उठाया है, और एक सार्थक घटक दल की भूमिका भी यही होती है कि ऐसा कोई चीज अगर छूट जाए तो संज्ञान में लाया जाए, ताकि चीजें दुरुस्त हों, क्योंकि हमारा मेन जो प्रायोरिटी है वो बिहार और बिहारियों का है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम सरकार पे और पुलिस की दक्षता पे और कार्य प्रणाली पे सवाल उठाएं, क्योंकि वो उचित नहीं लगता है। आप देखिए कि 2 दिन में एक ब्लाइंड केस को क्रैक कर दिया गया, तो पुलिस के सरकार के विल पावर में जी विनीत जी बोलिए। पुलिस की एफिशिएंसी और सरकार के विल पावर में कहीं से कोई कमी नहीं आती। हाँ, हमने ये कहा है कि भाई विधि व्यवस्था थोड़ी सी लच्चर जरूर हो गई थी, इसलिए अपराध और अपराधी सिर उठा रहे थे, पर उसको हमने कसना चालू कर दिया और आगे भी कस देंगे। मजाक ये लगता है कि एक ऐसा विपक्षी दल जो कि आकंठ डूबा रहा है ऐसे लोगों से, अभी कुछ नाम निकल के आया था साबुद्दीन का, तस्नुमीद उनका नाम अपना लेना भूल गए आप लोग। इसके अलावा राजवल्लभ यादव हैं, अरुण यादव हैं, जो कि ये सर्टिफाइड क्रिमिनल्स हैं, जेल होके आए हैं, और ये बड़े बड़े बाहुबली हैं। तो इन्हीं के पार्टी में, इनके पार्टी से फंड लिया जाता है इनके तरफ से, और पार्टी चलती भी है। तो और ये सवाल उठाते हैं तो मुझे अनुचित लगता है। तो इसलिए सरकार को और पुलिस को विशेष करके, अनुराग जी, आपके माध्यम से इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपने कहा कि चुनाव नजदीक है, ये विपक्ष जो है फायदा जरूर उठाएगा। तो ऐसे लोगों को चिन्हित करके उनको त्वरित और जल्दी से कार्रवाई करके दंडित करना चाहिए। एक बात निकल के और आती थी कि अभी उन्होंने कहा कि अरविंद मोहन जी शायद कह रहे थे या रामकृपाल जी कह रहे थे, मैं नाम थोड़ा मिस कर रहा हूं, कि विकास में और क्राइम में रिलेशनशिप है। हाँ, रिलेशनशिप है, पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है। नहीं, आप कहीं भी देखिएगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ही है। आप मुंबई को देख लीजिए, मुंबई में सबसे बड़ा इंडिया का अंडरवर्ल्ड है। आप न्यू स्टेट की बात कर ले, सबसे बड़ा अंडरवर्ल्ड वहीं पे है। जहां जहां विकास का कार्य होगा, ऐसे लोग आसान पैसे के लिए महाराष्ट्र में भी आप ही की सरकार है सर, फिर तो आप अपनी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। नहीं, तो अंडरवर्ल्ड था ना, अब तो नहीं है ना, सो खत्म कर दिया गया। मैंने आपको उदाहरण दिया। दूसरी बात ये है कि अभी बिहार के ग्रोथ की बात हुई थी। क्या ये गलत है कि लालू प्रसाद यादव के समय में 1200 का पर कैपिटा इनकम था 1990 में, आज बढ़ के 66,000 हो गया है। 13.5% से ग्रोथ हो रहा है। मैं इंफ्रास्ट्रक्चर की तो बात ही नहीं करूंगा। और आपने एनसीआरबी डेटा की बात कही थी, तो एनसीआरबी डेटा में बिहार टॉप 10 में भी नहीं आता है अनुराग भाई। ये थोड़ा देखने वाली बात होगी। टॉप पर देखना भी नहीं है बिहार को, टॉप पर देखना भी नहीं है, लेकिन एनसीआरबी का आंकड़ा 2 साल का 5 लाख आपराधिक वारदातों का ब्यौरा दे रहा है, तथ्य दे रहा है। नहीं, उसके बाद अगर बियॉन्ड जाइएगा तो बिहार का जो रैंक है बहुत नीचे पायदान पे आता है। खैर, उसकी मैं बात नहीं करूंगा कि तुलना अपराध का होना गलत है, लेकिन दोषारोपण वो भी आंख बंद करके बिहार सरकार पे, पुलिस पे कीजिएगा, मुझे लगता है कि ये अनुचित है। इससे हम लोग को बचना चाहिए। ठीक है अनुराग जी। ठीक है, मैं रामकृपाल जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए।
नहीं, अभी कह रहे थे कि अपराध और विकास समानुपाती है। देखिए, मैंने हमेशा एक चीज़ को पढ़ा है और मैंने माना भी है कि विकास किसी भी समाज के विकसित होने के लिए समाज में स्थायित्व और शांति बहुत ज़रूरी होती है। एक बात जो अभी जेडीयू के बार बार ये बात कह रहे हैं कि देखिए जेलें भरी हुई हैं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ, किसी भी सत्ता की सफलता इस बात पर नहीं है कि आपने अपराधी को पकड़ा। अपराध रोकना सत्ता की सफलता होती है, न कि अपराध होने के बाद जेलें भरना। माफ कीजिएगा, ये दृष्टिकोण का फर्क है। इसलिए कृपया हम लोग ये बात समझ लें कि अपराधी पकड़ गया है, ये हमारी सफलता है, मैं इसको विफलता मानता हूँ। सबसे बड़ी सफलता ये होती है कि अपराध कम हो, अपराध करने की हिम्मत न पड़े, ये शासन की सफलता होती है। निश्चित तौर पर अगर पकड़ा कोई जाता है तो ठीक है, सरकार ने अच्छा काम किया, लेकिन ये कहना कि जेलें भरी हुई हैं, इसका मतलब है कि जेलें भरी हुई हैं, वो अपराध हुए हैं इसलिए जेलें भरी जा रही हैं। तो हमें इस बात का गर्व नहीं करना चाहिए कि हमारे राज्य में बहुत ज़्यादा अपराधी पकड़े गए हैं। इस बात का गर्व करना चाहिए कि अपराध नहीं हो रहे हैं, ठीक है, या अपराध कम हो रहे हैं। ठीक है, हाजी अंग्रेज भी हमारे साथ है, लेकिन उससे पहले मैं एक बार राजकुमार पासवान जी बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। राजकुमार जी बोलिए। ठीक है, मित्र जो बैठे हुए हैं वो अपने नेता चिराग पासवान का बड़ा प्रशंसा कर रहे हैं। चिराग पासवान बिहार के ऐसे फेलवर नेता हैं जो कि अपने समाज के, जिस दलित समाज से आते हैं, जिस पासवान जाति से आते हैं, उनका तो संरक्षण दिला नहीं पा रहे अपनी गवर्नमेंट से। वो एनडीए सरकार का हिस्सा है, केंद्रीय मंत्री है वो, और केंद्र में बिहार में उनकी सरकार है। चाचा से चाचा भतीजे की लड़ाई जब आप ज्यादा स्पेस दे रहे हैं, इसलिए बात करना चाह रहा हूं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। बीजेपी का आपको पूरा मौका दूंगा। जा रहे हैं, ये बीजेपी की डिबेट नहीं है, ये बीजेपी की डिबेट नहीं है, सभी क्या पार्टियों के रिप्रेजेंटेशन का डिबेट है ये। नहीं, आप नेताओं में भी जाति देख रहे हैं, अपराध में भी जाति देख रहे हैं, ये भी तो गलत है राजकुमार जी। बिल्कुल बिल्कुल, 10 सेकंड मुझे भी। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान जिस वर्ग, जिस जाति, जिससे आते हैं, जो लोग इनको जिता करके केंद्र में मंत्री बनवाया, वो लोग सुरक्षित नहीं है बिहार में। और जब इनको अपने सुरक्षा की ये होती है, जेल सुरक्षा की बात होती है, तो किससे मिलते हैं? अमित शाह से मिलते हैं, नरेंद्र मोदी से मिलते हैं। साहब ये बताइए कि आप बिहारी फर्स्ट का कौन सा मॉडल है? पार्टी में क्या अपराधी पड़े हुए? अब बात करते हैं साहब अपराधों का जमाना। प्रदेश अध्यक्ष कौन है इनका? अनुराग जी, इनका प्रदेश अध्यक्ष कौन है ये बताए। ठीक है, बता रहे हैं। विनीत बताएं। के जी बस आ रहा हूं आपके पास। अनुराग जी 20 सेकंड क्योंकि इन्होंने व्यक्तिगत अटैक किया है मेरे नेता पे। देखिए, राजकुमार पासवान जी व्यक्तिगत कुंठा से ग्रसित हैं। चिराग पासवान जी भले पासवान जाति में पैदा हुए, पर पूरे वो जमात की बात करते हैं। और जहां तक बात ये बोल रहे थे पासवानों की, ऐसा कोई, सुनिए अब इनको चुप कराइए, अनुराग जी इनको चुप कराइए। फेलियर नेता हमारे नहीं है, ये फेल्ड नेता है। बिहार में अकेले चले थे, शांत रहिए इनको। तो अनुराग जी, ऐसा कोई भी वाकया घटित हुआ है? चिराग पासवान जी खुद पहुंचे हैं, हमारी टीम पहुंची है, उसके मद्देनजर सरकार को पुलिस से बात की गई है और चिट्ठी लिखी गई है। जरा ये बताइए कि तेजस्वी यादव या कांग्रेस से कौन नेता गया है वहां पे? दूसरी बात ये आती है, जहां तक बात चिराग पासवान के फेलियर नेता की बात करते हैं, चिराग पासवान जी केंद्रीय मंत्री हैं। आवाज आएगी एक बार में। विनीत जी आप इनको चुप कराइए। नहीं, विनीत जी उनकी, राजकुमार जी आपकी आवाज नहीं जा रही है क्योंकि स्काइप पर हैं आप। अनुराग जी आवाज, और ये मुझे लगता है कि गठबंधन में रहने के बावजूद भी चिराग पासवान पहले नेता हैं। आपकी आवाज हम तक नहीं आ रही भाई, दर्शकों तक नहीं पहुंच पा रही। राजकुमार जी रुक जाइए, मैं आऊंगा आपके पास। तो अपनी कुंठा हमारे पार्टी, हमारे नेता मत निकालिए। पहले जाके अपने नेता से पूछिए कितनी बार कैसे लोगों से जाके मिले हैं, क्या जो लोग प्रताड़ित हैं, पीड़ित हैं, उनके पास गए हैं? आपके स्टेट का कोई नेता गया है? ये नहीं जाएंगे। पर हमारे नेता जब भी दिल्ली जाते हैं वो वहां पहुंचते हैं, और जितना भी सहयोग हो सकता है दिया जाता है और कोशिश की जाती है। दलित नेता चिराग पासवान दलितों को हत्या जहां होती है जाते, लेकिन उसको न्याय दिलाने में विफल है। जबकि आपकी सरकार है, बिहार में भी एनडीए की सरकार है, केंद्र में उस सरकार का आप हिस्सा है, आप मंत्री हैं, और आप बात कर रहे हैं साहब कि पिंड छुड़ाना चाहते हैं, पीछा छुड़ाना चाहते हैं।
चिराग पासवान जैसे ड्रामेबाज नौटंकीबाज नेता इस देश में नहीं। भाई व्यक्तिगत टिप्पणियों से बचिए, आप राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता के चलते व्यक्तिगत टिप्पणियों से इनको अगर बचिए। शांत नहीं कराइएगा तो इनके धागे खोल दूंगा मैं, इनके और इनके नेताओं का। मैं वही कह रहा हूं, मैंने आपत्ति जताई है। के शर्मा जी, भाई विपक्ष सवाल उठा रहा है, समझ में आता है, लेकिन घर के अंदर से ही अगर आवाज उठने लगे तो इसका मतलब है सुशासन में कहीं कोई पेच ढीला हुआ है। चिराग पासवान अगर याद दिला रहे हैं सरकार को कि सरकार जो है कहीं ना कहीं नैतिक दायित्व भूल गई है अपराध के खिलाफ, तो ये तो चिंता का विषय होना चाहिए। नहीं, बिल्कुल गठबंधन धर्म का फर्ज है कि वो कुछ विषय है तो अपनी बात कहे, लेकिन अभी मैं कांग्रेस के प्रवक्ता को सुन रहा हूँ, सूप तो सूप छलनी भी बोले कि हालात हैं। अनुराग जी, मैं 2 पॉइंट मात्र रखना चाहता हूँ। अभी अभी राहुल गांधी आए थे बिहार, और जिस जिले में आए थे उसमें जो उनके स्वागत के लिए लोग खड़े थे, एक व्यक्ति से उन्होंने हाथ मिलाया, और उनके जाने के बाद उस जिले में क्या हालत हुई आप लोगों ने इस चैनल में सारे न्यूज चले हैं। पूरा कांग्रेस पार्टी वहां के जिलाध्यक्ष के विरुद्ध हो गया और जिला कार्यालय पे ताला लगा के उसके जो है त्यागपत्र की मांग करने लगा। जानते हैं क्यों? क्योंकि राहुल गांधी के स्वागत के लिए ये आरोप लगा कि पैसा देके एक आदमी से हाथ मिलवाया गया जो पेपर लीक मामले के आरोपी का भतीजा है। ये अपराध पे बात करेंगे? अरे आपके कांग्रेस के पार्टी के लोगों ने इस्तीफा दिया उस जिले के, आपको समझ में आता? अब मैं दूसरी बात कहता हूँ, अब बीच में इनको ना बोलिए। मैं राजकुमार जी आता हूँ, के शर्मा जी बात खत्म कर ले। अभी देखिए हाजी रंगरेज सबको बड़े धैर्य से कहिए, तमीज सीख के आए, डिबेट करने आते हैं। दूसरी बात मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि आप नेतृत्व की बात कर रहे हैं, आपकी राजनीतिक दरिद्रता का स्तर ये है, समझ में नहीं आएगा। आप अभी मत बोलिए, मैं आता हूं आपके पास। कांग्रेस पार्टी की राजनीतिक दरिद्रता का स्तर बिहार के अंदर ये है अनुराग जी कि इनके पास एक कम्युनिस्ट लड़का जिसके ऊपर आरोप है भारत तेरे टुकड़े टुकड़े होंगे नारे लगाने का, वो इनका नेतृत्व आज कर रहा है वहां पे। इनके पास कोई कांग्रेस पार्टी का नेता नहीं बचा। वो जो जिसके ऊपर आरोप है, जिसके ऊपर केस चल रहा है देशद्रोह का, और जो भारत तेरे टुकड़े का नारा लगाता हुआ देखा गया, वो व्यक्ति आज इनका नेतृत्व कर रहा है बिहार में। ये हमको बता रहे हैं वहां नेतृत्व के संदर्भ में झूठ वो पलायन, वो भगेड़ू जिसको पहले एक बार वहां बिहार में चुनाव लड़ाया, वहां हार गया, फिर दिल्ली ले आए, दिल्ली हार गया, फिर उसको पहुंच गए, आज उसी के झंडे के नीचे राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे हैं। इससे बड़ा कोई राजनीतिक दरिद्रता हो सकती है कांग्रेस पार्टी की? तो ये हमें ज्ञान देते वहां ठीक है। राजकुमार जी का एक 10 सेकंड का रिएक्शन। 40 साल से बिहार की जनता ने आपको बाहर रखा हुआ है। ठीक है, ठीक है। 40 साल से राजकुमार जी 16 सीट, 17 सीट, 19 सीट, इससे ज्यादा की सीटें नहीं आती आपकी, और आप यहाँ बैठ के ज्ञान बांट रहे हो। राहुल गांधी जी के बारे में बोले कि इवेंट करते हैं हाथ मिलाने का। इवेंट नहीं, तो जिससे हाथ मिलाया वो माफिया का भतीजा था, इसलिए आपके लोगों ने विरोध किया है, आपके लोगों ने इस्तीफा दिया है, वहां ताला लगा दिया जिला कार्यालय। ठीक है, के जी शांत हो जाए, उनकी आवाज नहीं आ रही। उसका उत्तर नहीं दे पाओगे अभी। लगाते ये ऐसे ये झूठ बोलने वाली ये नरेंद्र मोदी की सरकार है। नरेंद्र मोदी ये मैगजीन में छपने के लिए, राष्ट्रीय मैगजीन में छपने के लिए नरेंद्र मोदी ने क्या क्या कुकर्म किए। ठीक है, ठीक है, इनको शर्म नहीं आती है। ठीक है हाजी रंगरेज, आज आप राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर जुड़े हुए हैं, तो मैं अंत में सबसे आपके पास इसीलिए आया हूं कि जरा राजनीतिक रूप से विश्लेषण कीजिए, बिहार की पॉलिटिक्स में क्या देख पा रहे हैं आप? देखिए, मैं बिहार की राजनीति में एक बात देख पा रहा हूँ कि जिस तरीके से नीतीश कुमार के राज्य में इतना बड़ा अपराध हो जाता है और वो अभी तक चुप है, उनकी कोई बाइट, किसी तरीके का कोई खंडन नहीं आया, तो उन्हें सबसे पहले तो नैतिकता के तौर पर अपना इस्तीफा दे देना चाहिए। और दूसरा, जिस तरीके से उनके ऊपर जो जिस तरीके की बातें हो रही है, और जो एनडीए की डबल इंजन की सरकार है, लगातार जहाँ भी डबल इंजन की सरकार है वहाँ अपराध देख लीजिए। आप यूपी देख लीजिए, यूपी में महिलाओं के खिलाफ कितना बड़ा अपराध है, अपराध में नंबर 1 है। वहाँ पर हत्या है और जो अपहरण, ये सारी चीज़ें हो रही हैं, मगर इसके बावजूद कहाँ आंकड़ा लेकर आए आप? यूपी महिला अपराध में NCBR, देखिए यूपी महिला अपराध में नंबर 1 है। मैं बिहार की भी बात कर रहा हूँ।
बिहार में जब इस तरीके का अपराध हो रहा है, मगर जिस तरीके से वहाँ पर आप ये देखिए नीतीश कुमार जो सुशासन बाबू अपने आप को कहलवाते हैं, जब उन्होंने शराबबंदी करी, आज भी वहाँ शराब बिक रही है। तो इसका मतलब ये है कि सरकार की संरक्षण में इस तरीके के लोग जो है वो अपराध कर रहे हैं, मगर उन अपराधों पर लगाम लगाने में नाकाम ये सरकार है। सरकार के तुरंत मुख्यमंत्री साहब को, और जिम्मेदारी अभी तक भी किसी भी जो जिलाधिकारी थे वहाँ पर या जो वहाँ के पुलिस कमिश्नर थे या एसपी थे, किसी पर भी अभी तक जिम्मेदारी तय नहीं हुई, किसी का सस्पेंशन नहीं हुआ। इतना बड़ा अपराध हो जाता है और आप जो है कुछ भी कार्रवाई नहीं करते। तो इन सब सारी चीज़ों से लगता है मुस्कान भाई कि वहाँ पर अपराधियों के जो हौसले हैं वो बहुत बुलंद है और सरकार में उन लोगों का उनके सर पे हाथ है। ठीक है, हालांकि दावा इससे उलट है हाजी रंगरेज। सरकार का कहना है कि अपराधियों को जेल में पहुंचाया जा रहा है, लेकिन सबसे अच्छी बात राम कृपाल जी की है कि अपराधियों को जेल में पहुंचाना किसी सरकार की सफलता नहीं है, बल्कि अपराध पर लगाम लगाना सरकार की सफलता होनी चाहिए। और हम उम्मीद करते हैं कि आगे बिहार की सरकार इस दिशा में काम करे और जिस तरीके से हम उम्मीद जाहिर करते हैं कि अपराध मुक्त हो बिहार, उस उम्मीद पर वो खरी उतरे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे सभी पैनलिस्ट का शामिल होने के लिए आज की डिबेट में। आज की डिबेट देखने के लिए आप दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। कल शाम 5 बजे फिर पूछेंगे सवाल, फिर ताल ठोक कर हम सरकार से और व्यवस्था से सवाल पूछेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। मुझे अभी के लिए इजाजत दीजिए।